नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जैसा कि हम अभी कड़ी में चल रहे हैं, जो कि अभी अनुसंधान रिसर्च शोध की प्रक्रिया चल रही है, शोध का विषय चल रहा है, उसी कड़ी में एक सब टॉपिक आता है सैम्पलिंग, जिसको हम न्यादर्श, प्रतिदर्श या व्यष्टि भी कहते हैं। इसको हम क्या व्यष्टि भी कहते हैं, व्यष्टि भी कहते हैं। बहुत सारे नाम हैं इसके, नमूने भी कहते हैं इसको। तो इस विषय पर आज हम आप सभी के सामने प्रत्यक्ष हूँ और इस संबंध में पूरी जानकारी आप लोगों तक पहुँचाई जाएगी। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। अब जैसा कि नाम से स्पष्ट है, न्यादर्श, प्रतिदर्श, व्यष्टि, नमूना, सैंपलिंग। तो इसको सैंपल साइज को जानने से पहले या सैंपल को जानने से पहले, न्यादर्श को जानने से पहले, प्रतिदर्श को जानने से पहले हमें ये जान लेना आवश्यक होता है कि जीव संख्या क्या है, पॉपुलेशन क्या है। जैसा कि आप इससे पिछली वीडियो को देखेंगे तो उसमें पूरी तरीके से जनसंख्या के ऊपर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है, उसके टाइप्स क्लियर किए गए हैं। लेकिन थोड़ा सा बताना इसमें ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक हम पॉपुलेशन को नहीं जानते हैं, न्यादर्श को समझ नहीं पाएंगे। तो अगर हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या का तात्पर्य शोध विषय में ऐसे लोगों से या ऐसे व्यक्तियों से या ऐसे वस्तुओं से होता है जिसे शोधकर्ता अपने शोध विषय में या शोध समस्या में परिभाषित करना चाहता है या उसको अपनी गिनती तक सीमित करना चाहता है। तो पॉपुलेशन का अर्थ, जनसंख्या का अर्थ, जिसे हम यूनिवर्स भी कह देते हैं, समष्टि भी कहते हैं, उसका अर्थ ऐसे वस्तुओं, व्यक्तियों या समूहों से होता है जिसका शोधकर्ता अपने अनुसंधान समस्या में परिभाषित करना चाहता है तथा उसे पूरी तरीके से ज्ञात करना होता है। उसे हम जनसंख्या कहते हैं। अब जनसंख्या के बाद, जैसा कि हमारा आज का विषय जो है वो प्रतिदर्श है, सैंपलिंग है, तो सैंपलिंग में आप जब आते हैं तो अगर हम जनसंख्या की बात करें तो मान लीजिए हमारी जनसंख्या है, जनसंख्या का साइज़ अगर पूरा बिहार है और बिहार में अगर मान लीजिए कि सपोज़ 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर 10 लाख लोग हैं, सपोज़ उदाहरण के लिए कि बिहार में अगर 10 लाख लोग हैं तो 10 लाख लोग पूरी जनसंख्या है हमारी, क्योंकि एक शोधकर्ता के रूप में हम उसको परिभाषित करना चाहते हैं, उसके संबंध को ज्ञात करना चाहते हैं। तो जब हम उसको पूरी जनसंख्या जो हमारी है वो अगर 10 लाख है तो पूरी जनसंख्या पर हम शोध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी पहुंच वहां तक नहीं हो सकती है, हमारी क्षमता वहां तक नहीं हो सकती है, सभी लोगों से हम मिल नहीं पाएंगे या उसमें खर्चे भी बहुत सारे आएंगे, उसमें समय की बर्बादी भी बहुत सारी हो जाएगी। जो हमारा रिसर्च का एक टारगेट होता है, एक समय होता है, उस समय पर हम निष्कर्ष तक नहीं पहुँच पाएंगे। इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएँ होती हैं, जिस कारण से हम अपनी सुविधा के अनुसार हम क्या करते हैं कि एक सैंपल साइज़ का चयन कर लेते हैं, एक प्रतिदर्श का चयन कर लेते हैं, एक नमूने का चयन कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि जब भी हम कभी भी सैंपल लेते हैं या प्रतिदर्श को लेते हैं, न्यादर्श को लेते हैं, तो जनसंख्या से हमारा प्रतिदर्श या न्यादर्श का निकालना एक बेहद मजबूरी का काम होता है। हम कभी भी किसी भी अच्छी परिस्थिति में हम पूरी जनसंख्या पर ही अपना शोध करना चाहते हैं, लेकिन कई बार हमारी मजबूरी हो जाती है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर 10 लाख लोग हैं तो वो हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारी पहुंच के वो बाहर है। तो इस मजबूरी के कारण से हम कई बार क्या करते हैं, तो जनसंख्या में से कुछ लोगों का चयन कर लेते हैं। जिस चयन किए हुए लोगों को ही हम क्या कहते हैं, तो सैंपल कह देते हैं, न्यादर्श कहते हैं या प्रतिदर्श कहते हैं, नमूना कहते हैं, व्यष्टि कहते हैं।
तो अब मान लीजिए कि जैसा कि मैंने बताया अभी ये 10 लाख लोग हैं, तो 10 लाख लोग में से अगर मुझे कितने का चयन करना है, अगर मान लीजिए कि 2000 व्यक्तियों तक हमें पहुंचना है, मैंने डिसाइड किया कि मैं 2000 व्यक्तियों से तो मिल सकता हूं, तो 2000 व्यक्तियों से जब मिल सकता हूं, उसके पास जा सकता हूं, उससे सबूत इकट्ठा कर सकता हूं, उससे संबंधित बहुत सारे डेटा को हम ले सकते हैं, ऐसा अगर हम सोचें तो ये जो उसमें से 10 लाख में से जब हम 2000 तक की सीमा पर पहुंचते हैं तो वो क्या हो जाता है, वही व्यष्टि कहलाता है, वही सैंपल कहलाता है, वही न्यादर्श या सैंपल कहलाता है। तो अब मान लीजिए कि हम कैसे ले लेंगे, एक उदाहरण। अब उदाहरण में जैसे मान लीजिए कि प्रायः व्यक्ति बीमार होता है, तो जब बीमार होता है व्यक्ति तो वो क्या करता है, किसी डॉक्टर के पास जाता है। अब डॉक्टर ने देखा कि भैया इसको तो कुछ ज़्यादा लग रहा है, अब क्या है उसके समझ में भी नहीं आ रहा है पहली बार में। तो जब नहीं आ रहा है तो डॉक्टर ने कहा कि आप एक काम कीजिए, वहाँ फ़लाने डिपार्टमेंट में आप चले जाइए, वहाँ से आप वो लिख देता है कि कौन सा वो नमूने का चयन कर रहा है, तो वो लिख लेता है कि आप थोड़ा सा ब्लड टेस्ट करवा के आइए। तो ब्लड टेस्ट करवा के आइए, तो वो व्यक्ति जाता है और ब्लड टेस्ट करवा लेता है। अब वहाँ पर आप समझिए कि जब वहाँ पर वो व्यक्ति जाता है तो क्या वहाँ उस व्यक्ति के सारे खून निकाल लिए जाते हैं? तो नहीं। अगर उसके सारे खून निकाल लिए जाएं तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति मतलब बीमारी तो दूर, वो इस दुनिया में ही नहीं रह पाएगा। तो जब उस दुनिया में ही नहीं रह पाएगा तो उसको ठीक होने और नहीं ठीक होने से कोई मतलब नहीं है। तो वो जो व्यक्ति जो सैंपल ले रहा है, अर्थात जो ब्लड को ले रहा है, निकाल रहा है, या नर्स या जो भी हो, तो वो क्या करता है कि उस व्यक्ति में से थोड़ा सा खून, 5 ग्राम 10 ग्राम मैक्सिमम, तो इतना खून क्या करता है, वो ले लेता है। अब जब वो ले लेता है तो अब व्यक्ति के शरीर में तो मान लीजिए कि बहुत सारे खून हैं, तो बहुत सारे जब खून हैं तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ कुछ खून ले लेता है। तो कुछ खून ले लेता है, तो मान लीजिए कि ये 5 ग्राम ले लेता है, 10 ग्राम ले लेता है, जो भी ले लेता है। अब ये वो व्यक्ति क्या करता है, उसको निकाल करके, खून निकाल करके और उस पर अपना सारा कुछ प्रयोग करता है और उसके बाद उसकी जांच रिपोर्ट वो पेश कर देता है डॉक्टर के सामने। अब डॉक्टर को ये पता चल गया कि वो उस ब्लड के कारण से उसको ये पता चल गया कि फलाना को ये बीमारी है, और फिर वो उसका इलाज बहुत ही सरल ढंग से, बहुत ही बेहद अच्छे ढंग से वो उपचार कर देता है। तो इसी प्रकार से अब हमने नमूना का जो एक उदाहरण बताया, प्रतिदर्श का जो मैंने एक उदाहरण बताया, उससे स्पष्ट यही होता है कि कोई भी जो जनसंख्या होती है, जनसंख्या बहुत बड़ी होती है जिस पर हम नहीं कर सकते अगर, तो हम क्या करते हैं, उसमें से कुछ लोगों या व्यक्तियों या समूहों या फिर वस्तुओं को उसमें से यादृच्छिक ढंग से चयन कर लेते हैं। जब यादृच्छिक ढंग से चयन कर लेते हैं तो वही साइज जो होता है वो क्या कहलाता है, तो सैंपल साइज कहलाता है या सैंपल कहलाता है। तो अब एक और मैं उदाहरण यहाँ पर देना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए कि कोई चावल बना रहा है, और चावल बना रहा है यहाँ पर अगर कोई बैचलर रह रहा होगा तो आप लोग सभी जानेंगे। बैचलर में क्या होता है कि आप दाल चावल चोखा मुख्य रूप से बनाते हैं। तो जब चावल बनाते हैं तो जब उसकी कढ़ाई होती है तो कढ़ाई में पानी देते हैं, चावल देते हैं, ढक देते हैं, और कुछ देर के बाद उसमें से 2-4 दाना निकाल करके हम पीस करके एक प्रकार से उसको देख लेते हैं कि चावल कितने हद तक बना है। तो अब पूरी हांडी को हम नहीं निकालते हैं, बल्कि उसमें से कुछ दानों को निकाल करके हम टेस्ट कर लेते हैं कि कितना हमारा चावल परफेक्ट रूप से बना है या नहीं बना है। तो यही जो चीज़ है यही कहलाता है सैंपल, अर्थात सैंपल। तो इसी को हम न्यादर्श कह देते हैं, प्रतिदर्श कह देते हैं, नमूना कह देते हैं। अब जब
ये न्यादर्श आ जाता है। तो न्यादर्श में आप देखेंगे तो इसमें कुछ न्यादर्श की कुछ विधियाँ होती हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। इसको हम मिटा देते हैं पहले। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, न्यादर्श, प्रतिदर्श, चयन के प्रकार, या चयन के प्रकार नहीं, चयन की विधियां कह लीजिए। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग अर्थात प्रतिचयन के प्रकार या प्रतिचयन की विधियां, प्रकार भी आप चलिए। तो ये जब प्रतिचयन के प्रकार होते हैं तो न्यादर्श में कुछ प्रतिचयन के प्रकार होते हैं। तो प्रकार में मुख्य रूप से जो इसके प्रकार हैं वो दो प्रकार हैं। इसमें एक है प्रोबेबिलिटी, और एक है नॉन प्रोबेबिलिटी। नॉन प्रोबेबिलिटी इसको हम संभाव्य कह देते हैं, और इसको हम असंभाव्य कह देते हैं। तो ये संभाव्य प्रतिदर्श लिख लीजिए। तो ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, संभाव्य प्रतिदर्श और असंभाव्य प्रतिदर्श। तो इसमें जब हम संभाव्य प्रतिदर्श को देखते हैं तो इसको संभाव्य प्रतिदर्श को हम कहते हैं कि जनसंख्या का एक ऐसा समूह जहां से न्यादर्श की इकाई के रूप में सभी के चुने जाने की संभावना बराबर बराबर होती है तथा किसी के साथ कोई भी पक्षपात नहीं हुआ करता है। लिख देते हैं कि जनसंख्या का या के का ऐसा समूह जहाँ से न्यादर्श की इकाई के रूप में सभी के चुने जाने की संभावना बराबर बराबर होती है तथा किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं होता। ठीक है। अब इसको भी, ये जब हम असंभाव्य प्रतिदर्श को देखते हैं तो इसको क्या कहते हैं, तो जनसंख्या का ऐसा समूह जहाँ से न्यादर्श की इकाई के रूप में सभी के चुने जाने की
संभावना बराबर बराबर नहीं होती तथा पक्षपात की संभावना बरकरार रहती है। अब हम देख रहे हैं कि ये जो संभाव्य प्रतिदर्श है, इसमें जनसंख्या का एक ऐसा समूह होता है जहाँ से न्यायादर्श की इकाई के रूप में सभी के चुने जाने की संभावना बिल्कुल बराबर बराबर होती है और किसी के भी साथ कोई भी पक्षपात नहीं होता है। लेकिन वहीं पर इसके उलट जब हम असंभाव्य या नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर जनसंख्या का एक ऐसा समूह होता है जहाँ पर न्यायादर्श की इकाई के रूप में सभी के चुने जाने की बराबर बराबर संभावना नहीं होती है, बल्कि पक्षपात होने की संभावना ज़्यादातर बनी रहती है। और यहाँ पर जो रिसर्चर होता है उसकी अपनी मनमर्जी सारी चलती है। तो आज यहीं तक हम कक्षा को, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हम आज का वीडियो यहीं पर रोकते हैं और अगली कड़ी में इसको और ज़्यादा फिर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप सभी एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।